हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोग पता है, आकांक्षा 40 का सेकेंड एग्जाम आप लोगों को फाइनली हो चुका है 2026 का। एंड मैं बता दूं, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का इस वीडियो पर आप लोग का आंसर की मिलेगा इसमें आप लोग को केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का। बाकी दूसरे वीडियो पर आप लोग का बायोलॉजी, मैथ्स, मेंटल एबिलिटी एंड क्लेट वालों का भी आ जाएगा। क्लेट वाले और इंजीनियरिंग वाले अभी तक मुझे क्वेश्चन पेपर नहीं भेजे हैं। खैर, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स तो आपका इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों के लिए सेम ही रहता है। एंड मैं बता दूं, मैक्सिमम क्वेश्चन हमारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन ही आया हुआ है, मतलब समझ सकते हैं। अभी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का आप लोग दिखा रहा हूँ। फिजिक्स और केमिस्ट्री का बात किया जाए तो आपका 95% से अबव क्वेश्चन आपको आराम से बन जाना चाहिए। हमारे चैनल को जो भली भांति फॉलो किए होंगे अच्छी तरीके से, मैंने हमेशा बताया हुआ था कि आप सेकेंड एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे तो फर्स्ट एग्जाम वाला जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ उनको आप फॉलो करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन एज इट इज़ आप लोग को फर्स्ट एग्जाम वाला प्लेलिस्ट से मैच करता हुआ दिखा है। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन आप लोग को सेकेंड एग्जाम से जो प्लेलिस्ट बना हुआ था उसमें से भी देखने को मिला है। ठीक है, तो मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आप बना सकते थे। 95 से अबव बोल तो रहे, 95% अबव आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। केमिस्ट्री में आप 40 में यदि मेरे अनुसार बात कीजिए तो कितना आप आराम से बना सकते थे, मेरे चैनल को फॉलो किए थे तो आप ये 37 से 38 क्वेश्चन आराम से बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चे तो मुझे लगता है 40 में 40 भी केमिस्ट्री में ले आएंगे। ठीक है, उसी तरह फिजिक्स में भी आप आसानी से बना सकते हैं। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों को मिलाकर यदि बात किया जाए तो आप 80 में कम से कम आराम से 75 तक तो ला सकते हैं। 75 तक, 80 में 75 प्लस ला सकते हैं। क्या देखिए, आप लोग अभी पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस बार हो सकता है आपका कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन अभी तक तो मुझे देखने को मिला है। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। मैं सिर्फ इसमें आंसर की दे दूंगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा। 2027 में जो स्टूडेंट एग्जाम देंगे उनके लिए मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ उन लोग का करवाऊंगा। इसमें आप लोग सिर्फ आंसर की दे रहा हूँ। 287 है, मतलब कि 17 हो गया, 8 2 10 17 हो गया। तो निम्न में कौन तत्वों के साथ ये रासायनिक रूप से समरूप होगा? सेम कैसे होगा कि लास्ट में यहाँ 7 है इलेक्ट्रॉन, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कीजिएगा सभी का तो लास्ट में 7 आना चाहिए, मतलब फ्लोरीन सही जवाब हो जाएगा। 9 है ना, तो 2 7 कीजिएगा तो यह 7 आ गया ना लास्ट में, तो इसलिए ये मिलता हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 42, आवर्त सारणी में हो सकता है, देखिए अलग अलग सेट मिला होगा आप लोगों को, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आप लोगों का 41 में ना होगा, दूसरे नंबर पे होगा। बाकी क्वेश्चन तो यही सब क्वेश्चन आया हुआ था, क्योंकि एडमिट कार्ड में लिखा हुआ था ना 4 सेट रहेगा, तो हो सकता है अलग अलग सेट सबको मिला होगा। तो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन जहाँ भी जैसा भी आप लोग जिस भी नंबर पे हैं। क्वेश्चन नंबर 42, आवर्त सारणी में विकर्ण संबंध डैश द्वारा दर्शाया जाता है। ये एक नया क्वेश्चन है, लीनियर डायगोनलाइजेशन इसको बोला जाता है। इसमें होता ये है कि आप लोग 11th में पढ़ेंगे डायगोनल रिलेशनशिप। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा लिथियम और मैग्नीशियम। इसमें होता ये है, शायद इसमें मैंने सेकेंड एग्जाम का तैयारी करवाया था तब इसमें बताया हुआ था। मुझे जहाँ तक याद है मैंने कहीं ना कहीं इसका जिक्र किया हुआ है डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में, जिसमें मैंने बताया हुआ था कि फर्स्ट पीरियड और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के बीच जो है कुछ डायगोनल रिलेशनशिप, मतलब प्रॉपर्टी मैच करता हुआ दिखता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन देखिए आपका, कैल्शियम या स्ट्रोंशियम बेरियम एक त्रिक का उदाहरण है आपका। देखिए तो ये संकल्पना संकल्पना किसके द्वारा दी गया था? डोबेराइनर के द्वारा, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आधुनिक आवर्त सारणी डैश पर आधारित है? परमाणु संख्या, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में किसका आकार सर्ववृहत, मतलब लार्जेस्ट साइज? मैंने बताया था साइज के बारे में आप लोग के साथ जिक्र किया हुआ था कि आप लोग यदि ग्रुप में नीचे से ऊपर जाएंगे, मतलब कि टॉप टू बॉटम जाएंगे, मतलब नीचे से ऊपर से नीचे आएंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे, तो आप लोग का साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो है आप टॉप से बॉटम आने पर आप लोग क्या होता है कि नए इलेक्ट्रॉन सेल मिल जाता है। जैसे यहाँ पहला सेल हो गया, फिर जैसे जैसे नीचे आएंगे एक सेल बढ़ जाएगा, फिर दूसरा सेल बढ़ जाएगा, ऐसे हो जाता है। तो इसके वजह से हमारा क्या होता है, ओवरऑल साइज जो इंक्रीज हो जाता है। तो टॉप से बॉटम जाएंगे तो साइज इंक्रीज होता है, यहाँ पर इंक्रीज होता है, और इधर से लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज होता है। ये मैंने बताया हुआ था बहुत सारे वीडियो पर। तो यहाँ पर देखिए आप फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को याद रखे होंगे, हलीना करे रब से फरियाद, हलीना करे रब से फरियाद, हलीना करे रब से फरियाद। ठीक है, रब से फरियाद, तो ये आप याद रखे होंगे। तो यहाँ पे सबसे नीचे कौन है? रूबिडियम है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, सीनाबार एक अयस्क किसका है? पारा का, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। और निम्न में कौन ऑक्साइड कार्बन के साथ अपचयित होता है? ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें आप लोग को ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था कि जो कार्बन है ना, कार्बन जो है वो सिर्फ उन मेटल को ही ऑक्साइड
ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है जो रिएक्टिविटी सीरीज में मॉडरेट या कम रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा होता है ना, तो इन तीनों को जो है रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा Fe2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है ABCD चार तत्व दिया गया है, तो सबसे विद्युत धनात्मक कौन है? ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके जो है पॉजिटिव आयन बना दे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मतलब ए वाला होगा, क्योंकि 11 आपका एटॉमिक नंबर है। 11 किसका होता है? सोडियम। इसके पास 11 आपका इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 281 हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जल्दी से त्याग करके Na+ बना देता है, इसलिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। आवर्त सारणी में आवर्तों में बाईं से दाएं, देखिए लेफ्ट टू राइट के बाद क्या जा रहा है, लेफ्ट टू राइट के बाद क्या जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है उसके बारे में निम्न में कथनों में कौन सही नहीं है। तो सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया है जो कि मैंने करवाया हुआ, डिट्टो, ये फर्स्ट एग्जाम का क्वेश्चन है जो कि मैंने करवाया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि परमाणु उनके इलेक्ट्रॉन को अधिक आसानी से खो देते हैं, ये तो गलत कथन है ना, इसलिए यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कैसे खो देगा? नहीं खोएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। इसमें कहा जा रहा है, ये भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है, XCl2 आप लोग को पता होगा, MgCl2 हो जाएगा, मैंने करवाया हुआ है यार, अब देखते ही टिक लगा सकते, क्वेश्चन दो बार पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। 443 केल्विन तापमान पर इथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अधिक के साथ गर्म करने पर इथेनॉल का निर्जलीकरण होकर बनता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इथीन। तो इथीन जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। इसमें क्या जाए, प्रोपेन ऑन एक 3 कार्बन यौगिक है जिसका प्रकारात्मक समूह, देखिए ऑन लग गया मतलब कीटोन हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है। इस बार मैं बता दूं, पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूँ, 2022 से मैं देख रहा हूँ सेकंड एग्जाम होता हुआ, 2025 तक देखा हूँ। तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी रहते थे, लेकिन पहली बार देख रहा हूँ 2026 वाला में कि आप लोग को उतना बढ़िया क्वेश्चन देखने को मुझे नहीं मिल रहा। बहुत सारे क्वेश्चन तो एज इट इज मैंने जो करवाए वही आया है, और जो फर्स्ट एग्जाम का भी जो पढ़े होंगे उससे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो कहीं न कहीं कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि इस बार जैक की तरफ से क्वेश्चन पेपर बनाया जा रहा, तो ये सही कहा जा रहा है कि मैं क्वेश्चन देखकर मैं बता सकता हूँ, तो ये क्वेश्चन जैक की तरफ से बनाया गया, आकांक्षा के सर की तरफ से नहीं बनाया गया, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन मुझे देखने को मिल रहा है, वो भी सेकेंड एग्जाम में। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम में तो रहता ही है, लेकिन सेकेंड एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन मैं पहली बार देख रहा हूँ। 2022 से 2025 तक आप लोग का बढ़िया क्वेश्चन रहता है, 2026 में मुझे देख पा रहा है कि इस बार थोड़ा इजी क्वेश्चन कर दिया गया। देखिए 53 ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक त्रिआबंध होते हैं कहलाते हैं। तो उसमें क्या होगा? एल्काइन हो जाएगा। एल्काइन में तो कम से कम एक आपका जो है ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। ZnS मतलब जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट के भर्जन एवं निस्तापन में उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर होगा जिंक ऑक्साइड, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, धातु NaOH धातु जो NaOH विलयन के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस का विस्थापन करता है, तो ये आप यदि पढ़े होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 55 का ऑप्शन डी, जिंक। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा। जिंक और एल्यूमिनियम क्या होते हैं? एम्फोटेरिक मेटल्स होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये NaOH के साथ भी रिएक्शन कर लेगा, है कि नहीं? NaOH के साथ भी, तो जिंक इसका करेक्ट आंसर होगा, बाकी कोई नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन गैस कब विलुप्त हो, जब जो आपका क्या होते हैं, ये आपका अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। तो आपका ZnO क्या हो जाएगा? ZnO यहाँ पर आपका ये क्षार है, तो अम्ल की तरह काम करेगा, तो आप डिटेल में मैंने बताया हुआ है। चींटी के डंक में उपस्थित अम्ल है मेथोनिक अम्ल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। सोडियम क्लोराइड के जल विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह विद्युत होकर बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सारा क्वेश्चन ये सब मैंने जो है करवाया हुआ है आप लोग का, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। इसमें कहा जाता है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए कौन सही है, तो मैंने बताया हुआ है, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन हट जाए, ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन घट जाए। तो ऑक्सीजन का ये नहीं होगा, ऑक्सीजन का संयोजन ये सही है, हाइड्रोजन का निष्कासन ये सही है, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ए तथा सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। इसमें कहा जा रहा है, देखिए तांबे के टुकड़े को परीक्षा नली M तथा N में रखा गया है। परीक्षा नली M में सिल्वर नाइट्रेट विलयन तथा परीक्षा नली N में आयरन सल्फेट है, मतलब कि M और N दो है, यहाँ आपका बोला जा रहा है सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 है, और यहाँ पर आयरन सल्फेट FeSO4 है। ठीक है, आयरन सल्फेट विलयन है, कौन सा अवलोकन सही है? तो तांबा का डाला गया, मतलब कॉपर डाला गया, दोनों में कॉपर डाला गया, तो कौन सा कथन सही होगा? कि आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज में नहीं याद रखा हुआ था, कृष्णा को मांग वालो जाने पैसा भी कीम के जिया जाएगा, तो उसमें मैंने बताया था जो ऊपर में होगा उसको वो नीचे वाले लवण को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा, है कि नहीं? तो परीक्षा
नली एम में तांबा सिल्वर को विस्थापित कर देता है क्योंकि सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर। परंतु परीक्षा नली एन में कोई भी अभिक्रिया नहीं होता क्योंकि जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा विक्रियाशील है, तो इसको इसके घर से विस्थापित नहीं कर पाएगा, इसलिए इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए सारा क्वेश्चन आप बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में कौन पदार्थ को जब जल में बराबर आयतन में घोला जाता है तो निम्नतम पीएच रहेगा, जिसका जो अम्ल रहेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल नहीं, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये अम्ल नहीं, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो है अम्ल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। C5H12 वाला पेंटन में कितना सहसंयोजी आबंध है, कोवेलेंट बॉन्ड कितना है वो आपको गिन कर बताना है। तो आप वो गिनेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16। आप पहले इसका डायग्राम बना लीजिए, ये सॉरी स्ट्रक्चर बना लीजिए। 5 कार्बन है, ठीक है, ये 4 हो गया, 5 हो गया, इसके पास 3 हाइड्रोजन, ये आप गिन सकते हैं। इसके पास 2, इसके पास 2, इसके पास 2, क्योंकि देखिए C5H12 है इसलिए ये एल्केन वाला है ना, ठीक है, पेंटेन हो गया। और इसके पास 3, तो इसलिए मैंने सिंगल बॉन्ड दिखाया हुआ। अब देख लीजिए, गिन लीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसलिए 16 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। आणविक सूत्र C2H2 को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इथाइन, क्योंकि एल्काइन वाला सूत्र से बनेगा CnH2n-2, है कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। एल्केनों का सामान्य सूत्र पूछ लिया गया है, बताइए, बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा गया इस बार तो। CnH2n+2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। वनस्पतिक सामग्रियों का कंपोस्ट में वियोजन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्माक्षेपी, क्योंकि इससे हमारा जो है हीट भी जनरेट होता है, ठीक है, हीट रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। तांबा का परिष्करण डैश द्वारा होता है, तो विद्युत अपघटनी परिष्करण पद्धति द्वारा, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। इसमें कहा जा रहा, देखिए, यदि किसी मिश्र धातु के धातुओं में से एक मरकरी है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है, तो अमलगम। सारा क्वेश्चन ये सब जो मैंने करवाया हुआ वही सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ। 67। सूर्य किरण की उपस्थिति में क्लोरीन को मीथेन से मिलाया जाता है, CH3, ये बढ़िया क्वेश्चन था। CH3Cl+HCl उत्पन्न होता है, जिसे कहा जाता है एक प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें रिएक्शन के बारे में मैं नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि मैंने बताया ये आंसर कि आप लोगों को दे रहा हूँ, डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्या है? एक संयोजी, क्योंकि इसमें जो है अब Na+ बनता है ना, तो एक ही इसका वैलेंसी होता है, आप समझ लीजिए, तो इसलिए एक संयोजी मतलब यूनिवैलेंट इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। निम्न में कौन धातु अत्यधिक तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कर H2 गैस उत्पन्न करती है? तो इसका आंसर होगा मैंगनीज। मैंने कुछ दिन पहले ये ऐसा क्वेश्चन करवाया था, डिट्टो सेम क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन था जिसमें मैंने बताया था कि H2 गैस नहीं बना पाता है, क्योंकि H2 फिर वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल बना देता है, ठीक है, तो मैंने कुछ दिन पहले एक ऐसा ही क्वेश्चन डिस्कस किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, NaOH के साथ एसिटिक अम्ल अभिक्रिया कर देता है, CH3CONA। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। नीचे दी गई अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। MnO2+4HCl MnCl2 बनाता है, और H2 और Cl2, तो इसका आंसर हो जाएगा MnO2 का अपचयन हो रहा तथा HCl का उपचयन हो रहा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। 72 में देखिए, Fe2O3+2Al का रिएक्शन होता है, तो Al2O3 साफ साफ दिख रहा है कि ये आपका विस्थापन अभिक्रिया है, मतलब ऑप्शन डी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। कौन सा धातु अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जन करती है? तो इसका क्या होगा? जिंक होगा, क्योंकि जो एम्फोटरिक ऑक्साइड होगा वही तो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया कर सकता है ना, तो जिंक सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धावन सोडा के विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने से एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस एक्स उत्सर्जित होता है, गैस एक्स का नाम क्या है? मैं कितना बार बताऊं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75। बिना बुझा हुए चूना के साथ जल की अभिक्रिया किस प्रकार का किस अभिक्रिया का उदाहरण और संयोजन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। 76 की ओर चलते हैं, जिसमें कहा गया, देखिए, सिल्वर नाइट्रेट है और उसके जलीय विलयन के साथ सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन की अभिक्रिया में बना श्वेत अक्षय क्या है? मतलब ये रिएक्शन आप लोगों को कहा जा रहा कि सोडियम आप सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3 प्लस इसका सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारा क्या बनता है? जलीय घोल की अभिक्रिया में बना श्वेत अक्षेप है, तो यहाँ हमारा AgCl बनता है प्लस NaNO3 बनता है, तो ये जो है प्रिसिपिटेट होता है, ठीक है। मैंने कुछ दिन पहले भी ये क्वेश्चन मतलब ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। उसमें मैंने बताया था एक प्रिसिपिटेट होता है जो कि वाइट कलर का होता है, इसमें AgCl, और वो पानी से घुलता नहीं है, तो AgCl किसमें? ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसमें कथन और कारण वाला सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, पिछले बार तो बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था एसर्शन रीजन से रिलेटेड।
इसमें कहा जा रहा है किसी समझाते श्रेणी के सदस्य भौतिक गुणधर्मों में क्रमिक परिवर्तन दर्शाते हैं, ये सही कहा जा रहा है। प्रत्येक यौगिक में उनके कार्बन परमाणु की संख्या बराबर होती है, ये गलत है। तो इसका आंसर होगा कथन सही है परंतु कारण गलत है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, इसमें कहा जा रहा है देखिए निम्न समीकरण दर्शा गया CXHY के सूत्र वाले एक हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन होता है, यौगिक का रासायनिक सूत्र IUPAC नाम क्या है। बस इजी क्वेश्चन है, पूछने का तरीका अलग कर दिया गया है। इसमें आप पहले क्या कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा। बैलेंस कीजिएगा तो यहाँ 3 कार्बन है तो यहाँ X की जगह 3 हो जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 8 है तो H की जगह Y की जगह आपका 8 हो जाएगा। C3H क्या है, C3H8 आपका प्रोपेन है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, इसमें कहा जाए प्लेटिनम चांदी तथा सोना आभूषण बनाने हेतु सर्वाधिक वरीयता दी जाने वाले धातु है, सबसे उपयुक्त कारण क्या होगा। तो ये उच्च रूप से गैर विक्रियाशील है, बिल्कुल सही। उच्च आघातवर्तीता तन्यता, बिल्कुल सही। धातु संक्षारण के प्रतिरोधी, ये बिल्कुल सही। मतलब इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है, ये कहा जा रहा है निम्न में कौन अधातु तथा द्रव्य है, ब्रोमीन सही जवाब होगा। अब केमिस्ट्री में आप लोग बताइएगा कितना सही हुआ है 40 क्वेश्चन में। अब हम लोग चलते हैं फिजिक्स की ओर। तो ये रहा फिजिक्स, 1 मिनट। तो ये रहा आपका फिजिक्स का क्वेश्चन। फिजिक्स में आप लोग बताइएगा 40 में कितना सही हुआ। फिजिक्स में देखिए क्या कहा जा रहा है, पहला क्वेश्चन, इसमें भी 40 में आप लोग कितना सही हुआ आप मुझे बताइएगा। इसमें कहा जाए जब प्रकाश की किरण आंखों में प्रवेश करता है तो अधिकाधिक परावर्तन डैश पर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्निया का बाहरी पृष्ठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें कहा जा रहा देखिए, इसमें कहा जा रहा किसी धात्विक तार की वैद्युतिक प्रतिरोधकता डैश पर निर्भर करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रो। रो के बारे में बोला जा रहा है, रेजिस्टिविटी के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पदार्थ की प्रकृति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4 ओम प्रतिरोधक में प्रत्येक सेकंड 100 जूल की ऊष्मा उत्पन्न हो रही, प्रतिरोधक के आर पार विभवांतर क्या होगी। तो ये तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, H = V² / R × T होता है। विभवांतर पूछा जा रहा है तो V² क्या होगा, HR/T हो जाएगा। आप H की जगह पुट कीजिए 100 जूल, R की जगह पुट कीजिए 4, एंड प्रति सेकंड दिया गया ना, प्रति सेकंड मतलब टाइम की जगह 1 सेकंड, तो यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो गया, 400 अंडर रूट लीजिएगा तो आपका V = 20 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, उस इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तित होती है, तो आधे है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक मोटर डैश का प्रयोग नहीं करता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, धारा परि नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्मेचर को घुमाने हेतु एक अस्थायी चुंबक, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है, निम्न में से किसमें अनंत पर रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक रूप से हराशित तथा बिंदु के आकार का होगा। तो देखिए अब यदि आपका अनंत से आ रहा है कोई प्रकाश किरण, तो वो जाहिर सी बात है फोकस पर ही जाएगा, फोकस पर ही जाएगा और वहाँ बिंदु आकार का बनेगा। तो मतलब ये सभी में हो जाएगा, उत्तल दर्पण में भी, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस, चारों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 7, एक बच्चा कोई जादुई दर्पण के सामने खड़ा है, देखिए जादुई दर्पण है, वो अपना सिर का प्रतिबिंब बड़ा, शरीर के मध्य भाग बराबर प्रकृति का तथा पैर का प्रतिबिंब छोटा देखता है, निम्न में कौन ऊपर से नीचे तक जादुई दर्पण के लिए संयोजन का क्रम है। मतलब देखिए आपका सिर का प्रतिबिंब बड़ा दिख रहा है, मतलब कि अवतल दर्पण होना चाहिए, अवतल दर्पण ही तो बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा ना। और शरीर के मध्य भाग बराबर दिख रहा है, मतलब कि समतल हो जाएगा, समतल हो जाएगा। और पैर का प्रतिबिंब छोटा दिखता है, मतलब उत्तल हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, अवतल, समतल और उत्तल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 8, ये देखिए कि अगर जरा कोई व्यक्ति 2 मीटर पीछे रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, मतलब कि वो क्या है, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है। तो मैंने बताया था निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है तो उसको कौन सा लेंस चाहिए, अवतल लेंस चाहिए, अवतल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो, मैंने फोकस को क्या बोला है, नेगेटिव रखना है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये। इस त्रुटि को डैश शक्ति के लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, तो यदि फोकस नेगेटिव है तो आपका पावर भी नेगेटिव में आना चाहिए, पावर भी नेगेटिव में आना चाहिए, तो ये 2 ऑप्शन तो खत्म हो गया, बचा 2 ऑप्शन। आप फोकस दूरी निकालिएगा तो आपका F = -2 आएगा, ठीक है, -2 आएगा। अब उसको सॉल्व कीजिएगा तो पावर आ जाएगा -0.5 डायोप्टर, तो ऑप्शन बी जो है 8 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है तारे के टिमटिमाना वायुमंडल के डैश के लिए होता है, तो भिन्न भिन्न अपवर्तनांक वाले भिन्न भिन्न स्तरों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, तो ऑप्शन बी जो है 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहा जा रहा है निम्न में कौन कथन सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। मायोपिया, जिसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, से पीड़ित व्यक्ति निकट में रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, ठीक है, सही कहा जा रहा है, लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जब किसी वस्तु का अवतल लेंस के सामने रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब होता है, तो अवतल लेंस में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बना
बनता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक बन सकता है, आभासी भी बन सकता है, उत्तल लेंस के बारे में। ठीक है, 6 केस पढ़े हुए हैं, एक केस में आपका आभासी बनता है, बाकी सभी में वास्तविक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, फोकस दूरी 0.50 सेंटीमीटर वाला उत्तल लेंस की शक्ति क्या है? तो पावर इक्वल टू 1/f पढ़े होंगे, एफ हमेशा मीटर में रखना है, तो यहाँ जब मीटर में रख के पुट कीजिएगा तो इसका आंसर जाएगा आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 +2 डायोप्टर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 + 2 डायोप्टर करेक्ट आंसर होगा। 0.550 सेंटीमीटर है क्या? एक मिनट में इसको चेक कर लेता हूँ। पावर इक्वल टू फॉर्मूला पुट कीजिएगा 1/f, तो 1/f हमारा 0.5 सेंटीमीटर है ना, तो इसको मीटर में चेंज कीजिएगा तो 100 से आपको डिवाइड करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा तो 100 ऊपर चला गया। यहाँ गलत क्वेश्चन दिया गया है, इसमें मुझे लगता है ये बोनस में जाना चाहिए, ये बोनस में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका देख रहे हैं सेंटीमीटर में दिया गया है, यहाँ मीटर होना चाहिए, मीटर एक्चुअली होना चाहिए, तो सेंटीमीटर, ये बोनस क्वेश्चन चला जाएगा। आज कुछ बच्चे बोल रहे थे कि कोई क्वेश्चन बोनस में जाएगा तो टिक लगाना चाहिए कि नहीं, ये बोनस में जाएगा, क्योंकि यहाँ यदि मीटर रहता तो क्वेश्चन सही रहता, यदि यहाँ मीटर कर देते हैं तो फिर 0.5, हाँ तब सही हो जाता, पावर इक्वल टू हो जाता 1/0.5 हो जाता। ठीक है, और ये मीटर में ही रहता तो हम लोग सेंटीमीटर में मीटर में ही रहता तो मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं रहता, और इसको पॉइंट हटाते हैं, यहाँ जीरो बैठाते हैं, 5 दूनी 10 हो जाता, तो यहाँ पर ये सही हो जाता +2 डायोप्टर। लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया है, सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा तो 100 से डिवाइड करना होगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? एफ इक्वल टू दिया है 0.50 सेंटीमीटर, तो मीटर में चेंज करिएगा तो क्या होगा? एफ इक्वल टू 0.50 डिवाइडेड बाई 100 कीजिएगा तो वो मीटर में चेंज होगा। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं, मीटर को यदि सेंटीमीटर में चेंज करना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इतना हो गया। तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/f पर है, तो एफ की जगह आपका 0.50 और ऊपर 100 चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बताइए? ये 50 दूनी 100 हो गया, और यहाँ पर 200 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। मतलब कि ये आपका बोनस में जाना चाहिए, क्वेश्चन बोनस में जाएगा, क्योंकि ये गलत क्वेश्चन प्रिंट किया गया है, सेंटीमीटर नहीं मीटर होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लिया हो, यदि हिंदी में गलती रहता ना तो इंग्लिश को प्रायोरिटी दिया जाता है, तो इंग्लिश में भी सेंटीमीटर में है, तो ये क्वेश्चन बोनस में जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, सघन माध्यम में चलने वाला प्रकाश का किरण विरल माध्यम के पृष्ठ से मिलता है, आपतन बिंदु पर दूसरा माध्यम में प्रवेश करते समय यह क्या होगा? विलंब से दूर मुड़ेगा। ठीक है, सघन से विरल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 15, किसी लेंस की शक्ति P इक्वल टू 1/f होगा, यार अभी तो बताया, सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रों की एक जोड़ी कॉर्निया अंधापन पीड़ित डैश व्यक्तियों को दृष्टि प्रदान कर सकता है? तो देखिए, एक व्यक्ति के पास दो नेत्र होते हैं, और आपका उसके पास दोनों आँख में क्या होता है? दो कॉर्निया होगा, और हर एक कॉर्निया को अलग अलग व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, इसलिए ये दो लोगों की दृष्टि दे सकता है, मतलब कि ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कहा जाए 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक लेंस किसी वस्तु के आकार का 3 गुना सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या है? ये बेहतरीन क्वेश्चन था, अभी तक का ये सबसे मस्त क्वेश्चन था, बोला जाए तो बेहतरीन, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब एक्सीलेंट क्वेश्चन है, ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 16। पूछने का तरीका देखिए, वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी कहा गया है, तो इसमें बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत कैलकुलेटिव इसमें लगेगा आपको। तो पहले मैं बता दूं क्या? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत कोई नहीं बना पाए होंगे। एम इक्वल टू दिया है V/U, आप पढ़े होंगे लेंस के लिए, और ये आपका दिया हुआ 3 गुना मतलब 3 दिया, आवर्धन 3 दिया, मतलब V = 3U, एक इक्वेशन यहाँ से निकल गया। ठीक है, फोकस दूरी वाला एक लेंस किसी अगर इतना प्रतिबिंब मतलब बस, ठीक है, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया गया है, मतलब ऐप का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, ऐप का वैल्यू दिया हुआ आपका 12, ऐप का वैल्यू 12 दिया। अब क्या बोलते हैं, लेंस फॉर्मूला लगाइए, 1/f इक्वल टू 1/v - 1/u, और v की जगह 3u पुट कीजिए, वहाँ से आपका u निकल जाएगा। ठीक है, और ऐप की जगह तो 12 दिया हो गया, वहाँ से u निकल जाएगा, u निकल जाएगा तो फिर v = 3u पुट कीजिएगा तो v निकल जाएगा, v निकल जाएगा, u निकल गया। अब पता चलेगा कि दोनों एक साइड में ही है, जिधर v है उधर u है, तो फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा, वस्तु का और प्रतिबिंब के, तो दोनों को घटा दीजिएगा तो आएगा आपका 16। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18 में कहा जा रहा है, यदि किसी तार की लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट दुगुनी कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध क्या है? एक ही रहेगा, क्योंकि R = ρl/a होता है। यदि लेंथ को भी 2 टाइम्स कर दे, एरिया को भी 2 टाइम्स, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो आपका सेम ही रहेगा, ठीक है, एक ही रहेगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, किसी ए मीटर को सर्वदा श्रेणी में लगाते हैं और वोल्ट मीटर को समांतर में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 20। अपूर्णांक की इकाई है, कोई इकाई नहीं होता, कई बार बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, एक मिनट गाइस, 21 की ओर चलते हैं। 21 में देखिए क्या कहा जा रहा है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब है। तो ये आप न्यूमेरिकल समझ सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा, किसी वस्तु का आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें, तो उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये सिर्फ वैलिड फॉर कंडक्टर होता है, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, जूल प्रति कूलम डैश के समतुल्य v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू पर है। क्यू का ही तो यूनिट जूल होता है और इसका यूनिट कूलम होता है, तो जूल पर कूलम क्या हो गया, वोल्ट हो गया, तो ऑप्शन नहीं, वोल्ट कहाँ है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा डैश पर निर्भर करता है, तो चालक का प्रतिरोध पर भी, क्योंकि आई इज इक्वल टू वी बाई आर हो जाएगा, है ना, वी इज इक्वल टू आई, और तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर। चालक के प्रांतों के आर पर विभवांतर, मतलब दोनों पर, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, लेंस सूत्र के अनुसार किसी लेंस की फोकस दूरी किसी किस संबंध द्वारा दिखाया दिया जाता है, तो ये आप देखे होंगे फॉर्मूला, लेंस सूत्र क्या पढ़े हैं, 1/f, एक मिनट इसको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, u माइनस भी बाई यू भी, पलट दीजिए तो f इक्वल टू यू भी बाई यू माइनस बी, कुछ करना नहीं था, यू भी बाई यू माइनस बी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, बराबर प्रतिरोध वाले तीन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया। देखिए इस टाइप का मैंने शॉर्टकट बताया हुआ था, ठीक है, आप लॉन्ग मेथड से भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने शॉर्टकट जो बताया हुआ था उससे बहुत फायदा होता है। बराबर प्रतिरोध के लिए ही मैंने बताया था, तीन प्रतिरोध है उसको समांतर में जोड़ा गया है, तो क्या होगा, R/3 हो जाएगा। आर मान लिया ना, ये एक रेजिस्टेंस को, ठीक है, तो उनका तुल्य प्रतिरोध दिया गया है, 1 दिया गया, तो आर का वैल्यू क्या हो गया, 3 ओम हो गया। जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो क्या होगा, 3R हो जाएगा, मतलब कि 3 × 3 तो 9 ओम हो जाएगा, 9 ओम किसमें, ऑप्शन डी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया, तीन प्रतिरोधों को इस बार श्रेणी क्रम में, मतलब 3R हो गया, और तुल्य प्रतिरोध 45 दिया गया है, तो यहाँ से आर का वैल्यू 15 आ गया, ठीक है। अब उसको जो है समांतर क्रम में जोड़ा गया, तो R/3 हो जाएगा, मतलब कि 15/3, तो ये आपका 5 हो गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, जब किसी प्रतिरोधक प्रांतों के आर पर 10 वोल्ट विभवांतर प्रयुक्त किया जाता है, तो प्रतिरोधक में 2.0 एम्पियर की धारा बहती है, तो आर निकालने बोल रहा है, आर इक्वल टू वी बाई आई हो जाएगा, 10/2 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ये भी सेम क्वेश्चन करवाया हुआ, 1 2 3 हो गया, इधर भी 3 हो गया, 3/2 हो जाएगा, 1.5, जो कि आपका ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, गलत कथन को चुनना है, तो गलत कथन ये हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा प्रत्येक 1/50 नहीं होता है, 1/100 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, किसी एसी जनित्र को डीसी जनित्र में परिवर्तित करने हैं, तो क्या करना होगा। देखिए एसी को आपको डीसी में चेंज करना है, तो डीसी में कांस्टेंट आपका रहता है, ठीक है, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, लेकिन एसी में आपका एक बार पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, दोनों साइकिल रहता है। तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि स्लिप, एसी जनरेटर में आपका जो है स्लिप रिंग होता है, और अगर इसमें हमें इसे डीसी में बदलना है, तो हमें क्या करना होगा, स्प्लिट रिंग का उपयोग करना होगा, जो एक ही दिशा में करंट जो है आउटपुट देगा। तो यानी कि हमारा आंसर जो होगा, स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर मस्ट बी यूज, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, ये सेम क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले करवाया हुआ, तो इसका आंसर भी मुझे याद है, 2A आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, वाहनों में लगे पश्चदर्शी दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। वो तो उत्तल दर्पण का यूज होता है ना, उत्तल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, M <1 होता है, एक से छोटा होगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 34 का आंसर जो होगा आपका 1 से कम, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, देखिए यहाँ पर ऐप से यदि गुजर रहा है, तो जाहिर सी बात है इधर क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में है, फिगर बी में, मतलब फिगर बी किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबा विद्युत धारा परिवाही सीधा सोलिनॉइड के अंदर मैंने चुंबकीय क्षेत्र बताया था कि यूनिफॉर्म होता है, सभी बिंदुओं पर सेम होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, यूनिफॉर्म कहाँ के, सेम एट ऑल पॉइंट बोलिए, ये यूनिफॉर्म एट ऑल पॉइंट बोलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? मैंने बताया था संकेंद्रीय होता है, ठीक है। संकेंद्रीय होता है तो किसमें संकेंद्रीय? चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 38 की ओर चलते हैं। एक विद्युत स्त्री 1 किलोवाट विद्युत शक्ति का पावर दिया हुआ है, 1000 वाट दिया गया है, जब उसे V इक्वल टू 220 वोल्ट दिया गया है। इस प्रकार मैंने बताया का फ्यूज का तार आई निकाल लीजिए पहले। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? P/V। तो 1000/220 कीजिएगा तो इसका जो आएगा आपका लगभग कितना आएगा? 4.5 के आसपास शायद आता है, 4.54 एम्पियर आएगा। लेकिन फ्यूज का हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं? फ्यूज का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा ही करते हैं। फ्यूज सर्किट के करंट से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें कहा है किसी विद्युत परिपथ में 6 वोल्ट बैटरी के साथ क्रमशः 2 ओम और 4 ओम के दो प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। 4 ओम प्रतिरोधक द्वारा 5 सेकंड में क्षयित ऊष्मा क्या होगी? पहले करंट निकाल लीजिए। करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/R इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से करंट निकल जाएगा। तो उसके बाद हीट का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? हीट का I² RT पढ़े हैं, तो वहाँ से हीट निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का। निम्न में कौन वोल्टता को निरूपित करता है? तो V इज इक्वल टू अभी बताए W/Q होता है, वर्क बाय आपका क्या हो गया? वर्क बाय चार्ज होगा, ठीक है। तो ये किस ऑप्शन में दिख रहा है? ये आपका किस ऑप्शन में दिख रहा है? अच्छा, वोल्टता को निरूपित करता है, रिप्रेजेंट वोल्टेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या गया कार्य और धारा गुना समय हो जाएगा। धारा गुना समय, ठीक है। I/T। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो। क्या गया कार्य? भाई धारा गुना समय, क्योंकि देखिए ना ये एक्चुअल में V इक्वल टू W/Q ही होता है। V इक्वल टू W/Q और Q इक्वल टू क्या होता है? IT। Q इक्वल टू I/T, इसलिए ये हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आप लोग बताइएगा आप लोग कितना सही हुआ। टोटल 80 क्वेश्चन में आप लोग सेपरेटली बता सकते हैं, फिजिक्स में इतना और केमिस्ट्री में इतना सही हुआ। चलिए आज के लिए इतना, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।